हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम है मोललता। तो हम लोगों का अब टॉपिक हो जाएगा क्या? मोललता। मोललता इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। मोललता को दिखाते थे कैपिटल एम से। तो ये क्या होता है कि प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की कुल संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। तो मोललता बाय डेफिनेशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। मोललता में क्या लेते थे? विलयन का आयतन। यहाँ क्या लेंगे? विलायक का भार। पहला विलयन की जगह विलायक लेंगे। विलायक का भार, भार किस में लेना है? केजी में। अब मोलों की संख्या को हम लोग तोड़ते थे किस में? भार बटे भार। तो क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। ये किसके जगह पर लिखे हैं? मोलों की संख्या, विलेय का अनुभार, और क्या रह गया? विलायक का भार। तो इसको नीचे डिवाइड किससे हो रहा है? विलायक का भार। और भार किस में लेना है? रिस्ट्रिक्टेड है कि किलोग्राम में ही लेना है। तो केजी में, ठीक है। तो अब देखिए मोललता हो गया विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार गुना विलायक का भार केजी में। तो जैसे क्वेश्चन है आपको कि 25 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम जल में घुलाया गया है, तो विलयन की मोललता क्या होगी? मोललता क्या होगी? तो देखिए हम लोग के पास मोललता निकालने का रहा है। तो मोललता बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? तो मोललता बराबर विलेय का भार। मोललता बराबर विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम। तो यहाँ आ जाएगा 25 ग्राम बटा विलेय का अनुभार। तो यूरिया का फार्मूला हो जाता है CONH2NH2। तो आप देखिए 2 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, फिर नाइट्रोजन 14 ग्राम और हाइड्रोजन फिर 2 ग्राम। सबको ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ कितना आ जाएगा जी? 60 ग्राम पर मोल। और विलायक कितना जल में घुलाया गया है? 500 ग्राम जल में। तो सॉरी 250 ग्राम।
तो 250 ग्राम है और हमको चाहिए किस में, केजी में। तो केजी में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 15 बार में, ये आ गया 3, ये आ गया 5, यानी 5/3 मोल पर केजी। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.66 मोल पर केजी। मोललता का यूनिट क्या होता है, स्मॉल m से दिखाते हैं, तो 1.66 m। ये विलियन की क्या हो गई, मोललता हो गई। ठीक है। अब मान लीजिए अगर प्रतिशत शक्ति भारानुसार रहे और मोललता हमको निकालना रहे, तब कैसे निकालेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। तो अगला क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको पूछ दिया कि बताइए कि 20% NaOH यहाँ दे दिया भारानुसार, भारानुसार रहेगा तभी हम इस तरह बनाएंगे। भारानुसार विलयन का घनत्व 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी मोललता ज्ञात करें। अब ध्यान देने वाला बात है क्या कि यहाँ पर परसेंटेज का मतलब बताए थे आपको क्या होता है। हम लोग परसेंटेज से 3 इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। पहला विलेय का भार, विलेय का भार कितना होता है, जितना प्रतिशत दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ 20% दिया है तो 20 ग्राम हो जाएगा। दूसरा आ जाता है हम लोगों को विलायक का भार, विलायक का भार ये कितना होता है, तो 100 माइनस परसेंटेज। तो 100 और माइनस परसेंटेज 20 दिया हुआ है, इतना ही ग्राम होगा। तो इतना ग्राम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम, 80 ग्राम हो गया क्या, विलायक का भार। और विलियन का भार कैसे निकालते हैं, तो ये हमेशा परसेंटेज में कितना लेते हैं, 100। तो विलियन का भार हमेशा कितना होगा, 100 ग्राम होगा। अब अगर हम लोग को निकालना क्या है, मोललता। तो मोललता का फार्मूला क्या है, तो मोललता बराबर क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार और गुना क्या था, विलायक का भार, विलायक का भार। लेकिन यह भार किस में लेना है, केजी में, केजी में। अब देखिए मोललता विलेय का भार तो दे दिया, विलेय का भार कितना, 20 ग्राम। तो यहाँ पर मोललता में विलेय का भार कितना बैठ गया, 20 ग्राम। विलेय का अनुभार, अनुभार हम लोग फार्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं NaOH है, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 16, 1 17 और 23, 40 ग्राम पर मोल हो गया। कितना हो गया जी, 40 ग्राम पर मोल। अब विलायक का भार हमको चाहिए, तो विलायक का भार भी दिया हुआ 80 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। लेकिन हमको ग्राम में नहीं चाहिए, केजी में। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे ऊपर चला गया तो यहाँ आ गया 1000। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी ये सीधे 2 बार में काट देते हैं। ये 0 खत्म हो गया है ना, इससे काट दिए 50 टाइम में। अब देखिए ये आ गया 25/4, ये केजी में था, मोल पर केजी। तो आ गया 25/4 मोल
पर केजी, और मोल पर केजी को ही हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। तो इसको डिवाइड कर दिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, 6 चौके 24, 6.25 m विलियन की मोललता हो गई। तो भारानुसार में हमको घनत्व का मोललता निकालने के लिए आवश्यकता नहीं है, इसका किसके लिए आवश्यकता है, मोलरता निकालने के लिए हमको आवश्यकता है। तो मोलरता इसको निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर लिए किसका, मोलरता का, नॉर्मलता का और मोललता का। अब देखिए, याद है आपको कि मोलरता जो है, मोलरता को हम लोग क्या लिखते थे, विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार और गुना विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। अब क्या है, नॉर्मलता जो हम लोग पढ़े हैं, नॉर्मलता को हम लोग n से डिनोट कर रहे थे, वहाँ पढ़े थे विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का समतुल्य भार, विलेय का समतुल्य भार गुना विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में। यही हम लोग पढ़े थे। और अभी हम लोग क्या पढ़े, मोललता, मोललता इसको हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। तो इसको क्या पढ़े थे हम लोग, विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार गुना विलायक का, विलायक का भार किसमें, केजी में। अब देखिएगा आप, तो ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों समीकरण में समानता क्या, दोनों के नीचे है विलियन का आयतन। दोनों में क्या समानता है, दोनों के नीचे क्या है, विलियन का आयतन। तो चाहे मोलरता हो, चाहे या नॉर्मलता हो, नॉर्मलता हो, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा चलेगा, किसके, आयतन के उल्टा चलेगा। और आयतन जो होता है वो ताप के ताप के समानुपाती होता है। यानी ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ने के कारण मोलरता और नॉर्मलता घटता है। यानी मोलरता और नॉर्मलता जो है यह ताप का फलन होता है, ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने से विलियन का मोलरता और नॉर्मलता घट जाता है, और ताप को अगर आप कम कीजिएगा, टेम्परेचर कम रखिएगा, तब मोलरता नॉर्मलता जो है वो विलियन का बढ़ जाता है। ठीक है। इसी के ठीक उल्टा अगर इसी बात पर हम बात करें मोललता का, तो मोललता व्युत्क्रमानुपाती है विलायक के भार का, और भार जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ताप बढ़ाने या घटाने से विलियन के मोललता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ताप बदल देने से जो आप ताप के साथ कीजिएगा उसका उल्टा मोलरता या नॉर्मलता के साथ हो जाएगा।
यानी ताप बढ़ाने से मोललता नॉर्मलता घटता है, जबकि मोललता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है ताप का प्रभाव किस पर, मोलरता पर, नॉर्मलता पर और मोललता पर। ये दोनों ताप जैसे आप बढ़ाइएगा ये घट जाएगा, इसमें भी ताप अगर आप बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, लेकिन इसमें अगर आप ताप बढ़ाइएगा या घटाइएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कि इन तीनों में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। आयतन ताप के साथ बदलता है, भार ताप के साथ नहीं बदलता है। ये पहली बात हो गई। अब इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ क्या है, नॉर्मलता और मोलरता दोनों एक जैसा गुण दिखा रहा है। अगली बात अगर हम देखें तो मोललता आपको दिख रहा है, ये मोललता है, ताप को हटा देते हैं। जो आपका मोलरता है या जो आपका मोललता है, ये व्युत्क्रमानुपाती है अनुभार के, यानी अनुभार बढ़ाने से मोललता और मोललता क्या होता है, चेंज कर जाता है, बदल जाता है। अनुभार बढ़ा दीजिएगा, इन दोनों का वैल्यू घट जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से किस विलयन की मोलरता दिया रहे क्वेश्चन में या मोललता, दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा, आपको जो लिखा रहे सबसे अधिक होगी। तो इसको समझने के लिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला दिया है 5% NaOH, बी नंबर दिया है 5% ग्लूकोज, फिर दिया है 5% इथिलीन ग्लाइकॉल, और फिर दिया है 5% सुक्रोज यानी चीनी। पूछ रहा है इन चारों में सबसे ज़्यादा मोलरता किस विलयन का है। तो जब आप इसका अनुभार निकालिएगा तो ये 40 ग्राम पर मोल आएगा। जब आप ग्लूकोज का अनुभार निकालिएगा तो ये 180 ग्राम पर मोल आएगा। इसी तरह जब आप इथिलीन ग्लाइकॉल का अनुभार निकालिएगा तो ये 62 ग्राम पर मोल आएगा, और जब आप सुक्रोज का निकालिएगा तो ये 342 ग्राम पर मोल आएगा। तो अभी हम लोग समझे कि अगर अनुभार कम हो तो मोलरता या मोललता ज़्यादा होगा। तो सबसे कम अनुभार इसका है, तो सबसे अधिक शक्तिशाली विलयन, सबसे अधिक मोलरता या मोललता वाला विलयन ये है, और सबसे अधिक अनुभार इसका है, इसलिए सबसे कम मोललता या मोलरता सुक्रोज के 5% विलयन का होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ प्रतिशत शक्ति सबका बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा तो हमको उसको निकाल करके देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, किस में ज़्यादा आ रहा है, किस में कम आ रहा है। ठीक है, अब इसी में अब ये तो बात हो गई क्या, मोललता की अनुभार जो है, अनुभार बढ़ा दीजिएगा मोललता घट जाएगा, अनुभार बढ़ा दीजिएगा मोलरता भी घट जाएगा। नॉर्मलता के साथ क्या होगा, तो नॉर्मलता विलय के समतुल्य भार पर निर्भर करता है, और समतुल्य भार मोलरता और उसके संयोजकता या क्षारीयता या अम्लीयता दोनों पर निर्भर करता है। तो आपको समतुल्य भार निकाल करके देखना पड़ेगा कि जिसका समतुल्य भार ज़्यादा होगा उस विलयन की नॉर्मलता कम होगी। इसका मतलब है कि समतुल्य
भार अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो नॉर्मलता जो है वो घट जाएगा। तो मोलरता और मोललता निर्भर करता है अनुभार पर, जबकि नॉर्मलता निर्भर करता है समतुल्य भार पर। ये दोनों अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है और नॉर्मलता समतुल्य भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया किसमें, मोलरता, नॉर्मलता और मोललता के बीच में। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर हम लोग अब मूव करेंगे। उसका नाम हो गया आपका मोल प्रभाज किसको कहते हैं। अब हम लोगों का बात हो गया अगला मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या है, तो मोल प्रभाज हो गया जिसका भी आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके अणु की संख्या। जैसे मान लीजिए एक विलयन है, इसमें मान लीजिए विलायक जो है इसको हमने A मान लिया, और जो विलेय डाल रहे हैं इसके अंदर इसको हमने B मान लिया। तो मान लीजिए इसके अणुओं की संख्या Na है और इसके अणुओं की संख्या Nb है। अब दोनों का हमको क्या निकालना है, मोल प्रभाज क्या होगा। तो मोल प्रभाज A का मोल प्रभाज, जिस आप दोनों में से किसी को A किसी को B मान सकते हैं। तो A का मोल प्रभाज, इसको हम लोग का A से दिखाते हैं या XA लिख देते हैं यहाँ, इजिकल टू हो गया ये कि A का कितना मोल है, Na है। तो ये होगा A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या, अब प्लस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो A का मोल कितना है, तो Na है। कुल मोल कितना है, तो विलयन मतलब विलेय अब प्लस विलायक, तो विलेय का मोल Nb अब विलायक का मोल Na, तो टोटल मोल Na प्लस Nb। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज A का। अब अगर हम इसी तरह मोल प्रभाज B का निकालें, क्या निकालें, B का मोल प्रभाज, B का मोल प्रभाज, तो ये कितना हो गया, इसको हम XB से दिखाएंगे। तो B का मोल कितना है, Nb, तो B का मोल ऊपर में जिसका मोल है A की जगह B का मोलों की संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Nb। अब बटा कुल मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb। तो ये हो गया किसका, B का मोल प्रभाज, क्या, Nb बाई Na प्लस Nb। अब अगर हम समझते हैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से कि मान लीजिए कि ये रामू है, मोहन है और एक मान लेते हैं ललन है। ठीक है, तो तुम लोग तीनों जो है मान लो मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो रामू जो है वो मान लो 3 लाख रुपया लगाया, मोहन जो है 5 लाख लगाया और ललन जो है ये 8 लाख रुपया लगाया। तो हम कहेंगे मनी फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज नहीं, धन प्रभाज किसका, रामू का। तो कितना लगाया, तो 3 लाख लगाया। अब बटल टोटल कितना पैसा लगा बिजनेस में, तो 3 + 5 + 8 तो हो गया 3/16।
इसका मतलब इस बिजनेस में जो 16 लाख लगा है उसमें 3 लाख है किसका, रामू का। इसी तरह अगर हम मोहन का निकालें तो मोहन कितना लगाया है 5 लाख, अब बटा टोटल कितना है 16 लाख। इसी तरह हम ललन का निकाल लें तो ललन कितना है 8 लाख लगाया, बटा में कितना है 16 लाख। तो अब देखिए अगर झगड़ा हो जाए तो सबसे ज़्यादा दबाव कौन डालेगा, ललन डालेगा। काहे कह रहा है 16 लाख में 8 लाख मेरा, तो हमको आप भूल नहीं सकते, हमको दबा भी नहीं सकते हैं। तो ये मोल प्रभाव जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा सॉल्यूशन में चलेगा, विलयन में उसका ज़्यादा चलेगा, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसका ज़्यादा चलेगा। तो इसी तरह मोल प्रभाव ए का तो ए कितना था बटा कुल कितना था, मोल प्रभाव बी का तो बी कितना था बटा कुल कितना था। अब देखिए अगर हम Na और Nb को जोड़ दें, जितना भी है सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा XA प्लस XB, मोल प्रभाव A का प्लस B का, तो A का कितना है Na बाई Na प्लस Nb, और प्लस में इसका कितना B का तो Nb बाई Na प्लस Nb। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो XA प्लस XB बराबर नीचे आ जाएगा Na प्लस NB और ऊपर आ जाएगा Na प्लस NB, दोनों कट जाएगा तो XA प्लस XB हमेशा 1 होगा। यानी किसी भी विलयन में किसी भी मिश्रण में जितना घटक है सबका मोल प्रभाव जोड़ दीजिएगा 1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से XA निकालें तो XA बराबर हम कह सकते हैं 1 माइनस XB, और XB निकालें तो हम कह सकते हैं 1 माइनस XA। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल प्रभाव। अब इस पर हम लोग एक पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि हमको ये और अच्छा से समझ में आ जाए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ग्राम क्या ले लेते हैं, हम वही ले लेते हैं NaOH को 90 ग्राम जल में घुलाकर विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। तो दोनों घटकों का मोल प्रभाव ज्ञात करें, मोल प्रभाव ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इसमें से किसी एक को A मान लीजिए, किसी एक को B मान लीजिएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पर कि NaOH को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, और जो आपका जल था इसको हमने क्या मान लिया, B मान लिया। तो सबसे पहले बताइए वेट ऑफ A कितना दिया, A का भार कितना दिया हुआ है, NaOH का भार 20 ग्राम, तो लिख दिया 20 ग्राम। इसका अनुभार कितना है, जिसका अनुभार है 23, 16 और 1 40 ग्राम। इसका भार क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 90 ग्राम, और इसका अनुभार कितना है, तो इसका अनुभार हो गया क्या 2 और 16 18 ग्राम पर मोल। तो Na कितना आ जाएगा, तो Na बराबर क्या Na बराबर क्या पढ़े हम लोग कि भार बटा अनुभार बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या होता है। तो भार हम लोगों का कितना दिया हुआ है जी 20, अब बटा अनुभार कितना है 40 ग्राम पर मोल।
तो यहाँ पर ये 2 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 0.5 मोल। अब इसको लें NB बराबर वही हो जाएगा भार B का बटा अनुभार B का। तो भार B का कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम दिया हुआ है सर, और अनुभार कितना दिया है? 18 ग्राम दिया है। कितना है? 18 ग्राम पर मोल होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 मोल आ जाएगा। तो पहले भार और अनुभार से आपको मोल का संख्या निकाल लेना है सब घटक का, और तब आप उसको मोल प्रभाज के फार्मूला में पुट कर दीजिएगा। तो A का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? तो बोले सर Na अब बाई Na प्लस NB। तो Na का वैल्यू हो गया 0.5, अब बटा मोल, अब बटा 0.5 प्लस 5, 0.5 प्लस 5 NB 5 हो गया। अब ये आ गया 0.5 बाई 5.5। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 1/11 आ जाएगा। ठीक है, मोल मोल कट जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट में जो आंसर आएगा निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.09। अब हमको निकालना है XB, तो क्या XB बराबर क्या हो जाएगा? NB अब बाई Na प्लस NB। अब यहाँ भी वैल्यू डाल के निकाल लेंगे? नहीं, इसको काहे इतना हम मेहनत करेंगे। हम लोग क्या पढ़े हैं कि XB बराबर क्या होता है? 1 माइनस XA। तो XA का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको 1 में माइनस कर देंगे, XB का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो इस तरह हम लोग बिलियन में किसी भी जो कोई भी भाग रहेगा पहले मोल निकालेंगे, और तब फार्मूला में पुट करके उसका मोल प्रभाज ज्ञात